Discussion we have to start vision tests for 2023. यहाँ टॉपिक है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिलेबस ऑफ इट. पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबलाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवोल्यूशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंट, उसके प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल गिवन बाय द यूएसए, यूटी टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल body. This syllabus we have already discussed. Now we are going to attempt question number 1 given the test series. Okay. Consider the following statement respect to the freedom of the religion. मतलब आपको freedom of religion पूरा पता होना चाहिए. आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए. इसके अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं और वो आपको देखना है. पहला हमारे पास दिया हुआ है इट इंक्लूड्स अ फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन. इसका क्या मतलब है? आर्टिकल नंबर 28 के अंदर क्या दिया हुआ है? 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? यू आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन एंड यू आर आल्सो फ्री टू प्रोपोगेट ऑफ इट. ओके, यू आर फ्री टू चूज और नॉट टू चूज एंड आल्सो यू आर फ्री टू प्रोपोगेट ऑफ इट. तो ये कह रहा है इट इंक्लूड्स फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, राइट? हाँ, मेरा हक है, मैं इसको रिलीजन को ले भी सकता हूँ और उसको मैं फॉलो भी नहीं कर सकता, मेरी मर्जी है. तो ये पहला हमारे पास बिल्कुल सही है. ठीक है. इट सेकंड पढ़ते हैं इट बार्स और रिलीजन कन्वर्जन. देखिए हमारे पास बार रिलीजन कन्वर्जन है, बार रिलीजन कन्वर्जन है अगर वो फोर्सफुली है. अगर वो फोर्सफुली है तो वो बार है. अदरवाइज वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन बाय विलफुली. तो इट बार्स और रीजन कन्वर्सन, ये भी हमारे पास ये गलत है. थर्ड पढ़ते हैं इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेनर नेशनल्स. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ अवेलेबल नॉट ओनली फॉर इंडियन सिटीजन बट आल्सो द फॉरेनर्स नेशंस आल्सो. ठीक है, तो ये भी गलत है. तो जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये दोनों के लिए है, इंडियंस के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी. तो हमारे पास दोनों गलत हो गए. तो इसका आंसर क्या हुआ? 1. तो इसका आंसर हो गया आपका नंबर 1. तो ये आपका पहला हमारे पास ऑप्शन हो गया. सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. हमारे पास अंडर द आर्टिकल 360 आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है. द पावर और द प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज विजिटेड अंदर. अगर हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना है तो किसके अंदर पावर है? तो आर्टिकल नंबर 360 कहता ही यही है, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन इज अराइज ड्यू टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अगर कोई प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल रिगार्डिंग तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है कौन? प्रेसिडेंट. सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं. हालांकि 38 अमेंडमेंट जो हुआ था हमारे पास उसमें क्या कहा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी पे जो भी डिसीजन लिया गया है प्रेसिडेंट का फाइनल है. बट 44 अमेंडमेंट जो हमारे पास आता है उसने एक जुडिशरी रिव्यू को जोड़ दिया है. इट इज़ राइट कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज ओके बट अंडर द जुडिशरी रिव्यू बाय द आर्टिकल नंबर 44. तो उसका आंसर क्या है? सी आंसर हो गया. तो प्रेसिडेंट इसका आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. Recently Forest of the Indian Report 2021 published. You know very well who published. पहली बात तो क्वेश्चन यही है. तो पहला पॉइंट ये है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे इंडिया. न गलत. इट्स प्रिपेयर्ड बाय MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इट प्रिपेयर्ड. पहली बात तो फर्स्ट हमारा गलती हो गया. सेकंड पढ़ते हैं देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर टू मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर. थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? 10,000 किलोमीटर का एरिया फॉरेस्ट ही बढ़ गया. तो गलत है. अप्रोक्स 2,000 किलोमीटर का एरिया बढ़ा है. तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. थर्ड पे आते हैं. वैसे भी आप देख लो 10,000 किलोमीटर का एरिया बढ़ सकता है? नहीं हो सकता ना इतना तेज़ी से. इंडिया आई हमारी. थर्ड है मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर लास्ट 2 ईयर्स इज विटनेस द मध्य प्रदेश. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, पर लेकिन लास्ट 2 साल से जो बढ़ रहा है वो है आंध्र प्रदेश. तो इसलिए गलत हो गया. तो इसका आंसर क्या है? पर आंध्र प्रदेश. तो मैक्सिमम इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया लास्ट टू कवर्ड इज आंध्र प्रदेश.
तो इसका आंसर हमारे पास तीनों गलत हो गए। तो कह रहा है कि नॉट करेक्ट, तो करेक्ट हमारे पास कोई भी नहीं, तीनों करेक्ट नहीं हमारे पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हुए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ उसको मैं। आइए, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलरिटीज बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर आपको पता ही है, इंडियन पार्लियामेंट है सोवरेन बॉडी नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। आल्सो इंडियन स्टेट हैज़ अ इलेक्टेड हेड, पता ही प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे इलेक्टेड है बाय द पीपल्स। रिपब्लिक हमारे यहाँ पर है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वहाँ पर है, पर लेकिन ब्रिटिश का स्टेट जो है, ब्रिटिश स्टेट जो है वहाँ पर हेरिडिटरी है, मोनार्की है। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं वहाँ पर। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरेन बॉडी लाइक ए ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो पहला हमारा गलत हो गया। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट सही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हमारे पास है ही। तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ये भी नहीं है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ये भी नहीं है। मेजॉरिटी पार्टी रूल ये सही है, तो मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है क्योंकि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट जो है इंडिया के अंदर है, पर लेकिन पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट में मोनार्की है, इसमें ब्रिटिश के अंदर क्या है, मोनार्की है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। इलेक्टेड स्टेट ऑफ द हेड इंडिया के लिए सही है, पहले ब्रिटिश के लिए सही नहीं है, तो ये इनके बीच में सिमिलरिटीज़ नहीं है। पर मेजॉरिटी पार्लियामेंट रूल करता है ये सही है, मेजॉरिटी पार्टी में रूल करता है, पार्लियामेंट जो एक बड़ी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी है, वो रूल करेगी, सही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर ये भी सही है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर ये भी सही होता है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो लीडरशिप होता है, ये भी इसकी है। चलिए, तो फोर्थ का आंसर हमारे पास क्या हुआ, ओनली थर्ड सी आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखो जरा। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के अंदर बहुत सारे फंक्शनरीज है, पता ही आपको, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, स्पेशल इन्वोटरीज है, CEO है। कह रहा है ये हमारे पास प्रेसिडेंट, PM जो है, प्राइम मिनिस्टर है, किसको कौन कौन चुनता है। पहली बात, नीति आयोग की अगर आप फॉर्मेशन देखो तो एक तो हमारे पास होता है चेयरमैन, और चेयरमैन खुद नहीं PM होता है। चेयरमैन जो हमारे पास खुद होता है वो खुद हमारे पास PM है, तो पहला तो मैं गलती हो गया, क्योंकि जो चेयरमैन है वो खुद ही PM होता है, तो पहला गलत हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक वाइस चेयरपर्सन होता है, वो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, वो कैबिनेट, एक जो वाइस चेयरमैन होता है ये भी हमारा PM करता है, और इसको कैबिनेट का दर्जा दिया होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का। स्पेशल इन्वाइटीज़ हमारे पास होते हैं, जैसे किसी रिसर्च डेवलपमेंट से बुला लिया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से बुला लिया, या फिर यूनिवर्सिटी से बुला लिया, वो हमारे पास स्पेशल इन्वाइटीज़ कहते हैं, इसको इन्विटीज़ कहते हैं, और ये भी नॉमिनेटेड बाय द PM करता है। अच्छा, CEO आल्सो अपॉइंटेड बाय द PM फॉर द फिक्स टेन्योर। इसकी जो रैंक होती है सेक्रेटरीट की रैंक होती है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों के तीनों PM करता है, तो हमारे पास कौन सा आंसर हुआ, इसका आंसर हमारे पास A हो गया। तो मैंने क्या बताया, नीति आयोग में पहले इसे चेयरपर्सन होता है, एक होता है गवर्निंग काउंसिल, सारे CM UT के स्टेट के सारे मिले होते हैं, एक रीजनल काउंसिल भी होती है, इसके अलावा स्पेशल इन्विटी भी होती है। ये तो हमारे हो गए जो हमारे पास क्या कहते हैं फुल टाइम नहीं होते, दूसरा नॉर्मल टाइप होता है। एक हमारा फुल टाइम के लिए हमारे पास CEO है, एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो 5वें का आंसर, 5th का आंसर देखो तो आंसर है इसका सेकंड। आगे बढ़ते हैं। इंडियन, एक मिनट, हाँ जी चलिए पढ़िए। इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेडरेशन विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी। ऐसी कौन सी चीज़ें सेंट्रलाइज टेंडेंसी को शो करती है, देखो प्रोविज़न पहले यहाँ पढ़ते हैं आप। सपोर्ट इट टेंडेंसी, सेंटर टेंडेंसी जो मतलब सेंटर का होल्ड है, वो क्या शो करती है, लास्ट पढ़ते हैं पहले तो। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, बिल्कुल सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज आल्सो हैव द डिस्क्रिप्टिव पावर, यू नो वेरी वेल, है ना, इट्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर। तो दिस इज अ वन ऑफ मेजोरिटी सेंट्रलाइज टेंडेंसी, दैट्स वाई थर्ड इज राइट आंसर। प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, प्रोविजन राइट एंड भी राइट सही है। द कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर द ऑल इंडियन सर्विसेज वर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर बट सर्व्ड इन द स्टेट, है ना, एंड डू नॉट हैव कैपेसिटी टू रिमूव इट। पहली बात, जो ऑल इंडिया के अंदर जो हमारे पास IPS IAS होते हैं वो स्टेट को में सर्व करते हैं, सेंटर्स को ट्रेंड करता है,
पर लेकिन स्टेट हटा नहीं सकता, ट्रांसफ़र कर सकता सिर्फ। तो थर्ड और सही हमारे पास सही है। ए सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन सही है। सिंगल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हेल्प फॉर सेंटर, ठीक है, वो सेंटर को ही हेल्प करता है एक तरह से। इट इज़ आल्सो स्टेट बाउंड्रीज कैन बी चेंज बाय द अल्टर, स्टेट बाउंड्रीज कैन बी अल्टर बाय द सेंटर। तो इसीलिए तो 1 2 3 तीनों आंसर हो गया आपके पास, सी डी आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4th पे। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया अब 7th, एनपीएस से रिगार्डिंग है ये। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनपीआर। दिस इज एनपीआर नॉट एनसीआर, नॉट एनआरसी। एनआरसी नहीं, ये एनपीआर। एनपीआर के अंदर क्या होता है, एनपीआर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक टर्म दी गई है, वो है यूजुअल रेसिडेंट। यूजुअल रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो 6 महीने से रह रहे हों और आगे भी 6 महीने रहेंगे, बस, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना। यूजुअल रेजिडेंट वो होते हैं जो 6 महीने से रह रहे हों, 6 महीने बाद रहेंगे। हु हैज़ बीन रिसाइडिंग इन अ लोकल एरिया फॉर लास्ट 6 मंथ और टेंडेंसी टू स्टे इन पर्टिकुलर लोकेशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, उसे कहते हैं यूजुअल रेजिडेंट। तो इनका डाटा जो है ना, उसे कहते हैं एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओनली सिटीजन आर इंक्लूडिंग इन एनपीआर, ओनली सिटीजन आर इंक्लूडिंग इन एनपीआर, गलत है। इसके अंदर फॉरेनर्स भी इंक्लूड है, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। इट इज़ ए मैंडेटरी फॉर एवरी रेसिडेंट इंडियन टू रजिस्टर्स इन एनपीआर, बिल्कुल सही है। एनपीआर के अंदर हर आदमी को जो इंडियन रेसिडेंट्स को रजिस्टर करना जरूरी है। द डाटा ऑफ द एनपीआर इज द फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 एंड अलॉन्ग विद द हाउसिंग लिस्टिंग फेज 2000, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। इट इज़ ए मैंडेटरी फॉर एवरी यूजर रेसिडेंट ऑफ द इंडियन टू रजिस्टर एनपीआर, किसको छोड़ के, सिर्फ असम को छोड़ के। असम को थोड़ी सी लिबरेसी दी गई है क्योंकि इसके अंदर वहाँ के डिस्टर्बेंस है, वहाँ का लोकल डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एनपीआर। एनआरसी अलग है। एनआरसी के अंदर एनआरसी के अंदर जो है उसमें लिए गए हैं सिर्फ इंडियंस को। एनआरसी में जो है इंडियंस है और एनपीआर के अंदर इंडियंस और फॉरेनर दोनों हैं। ये इसका डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत है भाई, पार्लियामेंट की तो पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की, पर लेकिन इन केशव नंदा भारती केस सेड दैट पार्लियामेंट हैव नो पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो ये तो गलती होगी आपको। द ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर द एनी मैटर फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। अब कौन से चीज़ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, इट विल डिसाइड बाय द कोर्ट, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। तो उसका आना इधर ए एंड 2 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, सीधा सीधा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इससे हम लिखते हैं AIIB, ऐसे लिखा होता है AIIB। AIIB जो है 2005 में बना था बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। जनरली ये जो लोन होते हैं, बड़े लोन जो होते हैं इंडियंस के, अदर मेंबर्स जो बैंक के मेंबर्स होते हैं, उनको लोन देता है। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर्स ऑफ द बैंक, सही है। पहले पे कौन है, चाइना। एंड बोथ यूएसए एंड जापान इज नॉट ए मेंबर, सही है। इंडिया चाइना तो ये यूएसए और जापान हमारा कोई भी मेंबर इसका नहीं है। अभी हमारे पास फ़िलहाल 28 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के, जिसको AIIB ने फाइनेंस करा हुआ है, 6.7 बिलियन अप्रोक्स। तो जापान और यूएसए इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट। तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, तो कौन सा हमारे पास आंसर हो गया, इसका सी आंसर हो गया, दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, टेस्टिंग पहले दे चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या ड्रॉबैक है। लीडर, पहला पढ़ते हैं, लीडर्स कैन चेंजिंग इन डेमोक्रेसी विद कुड हु लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इनस्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे लीडर्स होते हैं वो चेंजिंग होते रहते हैं, तो इनस्टेबिलिटी रहती है हमारे पास, डिले इन डिसीजन होता रहता है। तो कहना सही है कि हाँ, कि ये हमारे पास ड्रॉबैक है, तो ये सही है। डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन।
because it is based on the electoral competition. That's why they are more expenditure theories is applicable there. बहुत सारे लोग पैसा पैसा खर्च करते हैं, इलेक्ट्रो कंपटीशन होता है, कोई 10 लाख रुपये खर्च कर रहा है, कोई 50 लाख रुपये, 60 लाख रुपये खर्च कर रहा है, तो ये भी इट इज़ आल्सो ड्रॉबैक ऑफ इट, तो ये भी सही है. डेमोक्रेसी इंक्रीज द चांस ऑफ द रश एंड इस रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, ये गलत है. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेंसी एंड डिस्कशन and it is include involves many persons decision and meeting, so it is not easy to take a wrong decision. That's why this is third point is wrong, है ना. अभी तो सारे लोग मिलके बैठे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, एंड नंबर ऑफ द पीपल्स पुट देयर हेड्स टुगेदर, तो दे आर एबल टू फाइंड आउट द पॉसिबल मिस्टेक ऑफ एनी डिसीजन, है ना. तो ये थोड़ा सा पॉसिबल आउट है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत गलत है कि कोई प्रॉब्लम ही आए, कि इतने सारे लोग मिलकर अगर दिमाग मारेंगे डेमोक्रेसी के अंदर तो लगता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आएगी. तो उसका आंसर हमारे पास 1 2 3 के अंदर देखा जाए तो 1 और 2 सही है, थर्ड हमारा गलत है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग. सब्सक्राइब, मैं बाद में कराऊंगा आपको.